Rahim, welcome back. Welcome to another video related to public debt. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो कर्जा जात हैं उसका हम एक तारीखी जायजा लेंगे और तारीखी जायजा लेने के बाद हम देखेंगे कि ओवर द इयर्स इस डेट ने पाकिस्तान की के लोगों की खुशहाली में इजाफा किया है या कमी की है। ये हमारा मुख्तसर सा इसमें एजेंडा है। हम 5-7 मिनट में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पिछली वीडियो में कोई थोड़ा सा मैंने पाकिस्तान के फंडामेंटल्स जो पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक क्या क्या कमिटमेंट थी, और उस कमिटमेंट में एक सबसे बड़ी कमिटमेंट जो थी वो डेट को कंट्रोल करना था या डेट को रैशनलाइज करना था। तो वो उसी को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 1971 से लेकर 2023 तक आज तक किसने कितना इजाफा किया। हम 71 से 1977 तक यानी 1977 तक का अगर जायजा लें तो ये वो पीरियड है जब पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बना ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद। लिहाजा इसको हम अनस्टेबल पाकिस्तान कह सकते हैं। 1971 से 77 में हमने पाकिस्तान को संभालने की कोशिश की। पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर इकोनॉमी जो है एक चार्टर के मुताबिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना शुरू हो गई। तो 1977 में पाकिस्तान में माशाल्लाह और 1988 तक एक दौर पाकिस्तान में रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के कर्जों में कितना इजाफा हुआ है, ये 440% या 439% टू बी एग्जैक्ट, ये इजाफा हुआ। उसके बाद फिर हम एक्सक्यूज मी 88 से ऑनवर्ड फिर हम इस पीरियड को अनस्टेबल पीरियड कहते हैं, इसलिए कि इसमें हुकूमत किसी हुकूमत ने भी अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं किया। कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। तो बहरहाल इसको हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आगे चल के मैंने इसकी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन 99 में फिर एक दफा हुकूमत चेंज हुई और एक नई गवर्नमेंट आई। इस दौरान जो पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ है वो 108%। लेकिन ये वो दौर है जिसमें पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो थे वो रीशेड्यूल हो गए थे। तो उसके मुताबिक तो ये 108% भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के कर्जे 2008 तक रीशेड्यूल हो गए थे, क्योंकि 9/11 हो चुका था और पाकिस्तान को बहुत सारी बाहर से इमदाद आ रही थी। उनमें से एक मदद ये भी थी कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे रीशेड्यूल हो गए थे 7-8 साल के लिए, और बहुत सारी हमें फैसिलिटीज भी मिलना शुरू हो गई थी। फिर 2013 तक इनमें जो इजाफा हुआ, 2008 से 2013 एक और गवर्नमेंट है। इस टेन्योर में पाकिस्तान के कर्जों में कोई 133% का इजाफा हुआ है। फिर 2013-18 में 74% इजाफा हुआ है और 18 से 22 तक 97% इजाफा हुआ है। तो अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कर्जा हमें नजर आता है। लेकिन इसको ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में हम नहीं देख सकते। हम देखेंगे कि अगर कर्जों में इजाफा हुआ है तो क्या उसकी वजूहात मुख्तसर, क्योंकि तफसीलात जो है वो हमारा इस सिलसिले में चलती रहेंगी मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंडर, क्या थी और क्या पाकिस्तान के लोगों पे की खुशहाली पे उसका कोई असर हुआ है कि नहीं। ये एक डायग्राम है जिसमें हमने प्रोफाइल ऑफ टोटल डेट को का जिक्र किया हुआ है कि डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट की रेशो क्या है। तो ऐसे लगता है एक्सटर्नल डेट की रेशो कम है। तो आम तौर पे ऐसे मुल्क फौरन डिफॉल्ट कर जाते हैं जिनका बैरूनी कर्जा अपने अंदरूनी कर्जे से ज्यादा हो जाता है। जो हमने हिस्टोरिकली जो मुल्क अभी तक डिफॉल्ट किए हैं उनको जब हमने उनको स्टडी किया तो ये बात हमें सामने आती है। अब जरा देखिए कि किसका क्या हमने बाहर से देना है। बायलैटरल कर्जे हैं जिसमें पेरिस क्लब है, जिसमें नॉन पेरिस क्लब है, जिसमें उसके बाद जो है मल्टीलैटरल हैं, उनमें कुछ इदारे हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। फिर बॉन्ड्स हम इशू करते हैं। इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कर्जे हैं। लोकल करेंसी बॉन्ड हमने इशू किए हुए हैं और पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट हमने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के नाम से इशू किए हुए हैं। तो ये टोटल कर्जे मैंने ऊपर जिक्र किया था कि तकरीबन कोई 28 बिलियन डॉलर से ज्यादा बनता है, लेकिन इसमें आईएमएफ का कर्जा शामिल नहीं है। तो देखते हैं ये कितना बनता है। तो ये सूरत हाल है। इन पेरिस क्लब के जो मुल्क हैं, बेल्जियम है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया और बाकी, ये आप इधर से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके साथ, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको स्टॉप रिवाइंड करके।
तो ये इन मुल्कों से हमने जो पेरिस क्लब के हैं वो तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर के करीब हमने कर्जा लिया हुआ है। और नॉन पेरिस क्लब के जो मुल्क हैं, ये कुवैत है, लीबिया है, चाइना है। चाइना इसमें सबसे ज्यादा कर्जा हमने चाइना का देना है, तकरीबन कोई 15 बिलियन डॉलर के करीब चाइना से हमने कर्जा लिया हुआ है। और नॉन पेरिस क्लब के इन मुल्कों को मिला के हमने तकरीबन हमारा ये बनता है 16.7 बिलियन डॉलर। इसके अलावा कमर्शियल बैंकों के कुछ 6 बिलियन डॉलर, इसी तरह सेफ टाइम डिपॉजिट हैं वो 7 बिलियन डॉलर के करीब हैं। और इन सब को ऐड करके ये कोई 38.8 बिलियन यानी 38.8 बिलियन डॉलर के करीब ये कर्जे बनते हैं। मल्टीलैटरल और बाकी कर्जों को अगर हम ऐड कर दें, ये उनकी तफसीलात हैं, तो ये टोटल मिला के हमारे 84.325 बिलियन डॉलर बनते हैं। और इसमें IMF का कर्जा शामिल नहीं है। अगर वो शामिल कर लें तो ये तकरीबन 88 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर जाता है। और इसका ये सोर्स है, ये हमने कोई अपनी तरफ से फिगर नहीं हम दे रहे, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन यानी के ये हमारा सोर्स है जहाँ से ये फिगर्स जो हैं ली गई हैं। अब जरा आ जाए कि डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को हम कंपेयर करें। याद रखें, परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिर्फ फीकस आमदनी नहीं है, और भी बेशुमार उसके इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट और एक रेडी रेफरेंस के तौर पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो फीकस आमदनी, जिसको पर कैपिटा GDP या पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा GNI भी कहते हैं, ये पब्लिक डेट में इजाफा है। और ये मुख्तलिफ अदवार को हमने ग्रुप कर दिया है 71 से 77 तक जो है वो, ये 30 बिलियन रुपीज से 97 बिलियन रुपीज, क्योंकि ये रुपीज में है और ये डॉलर में है, तो हमने इनको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है, परसेंट, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो 71 से 77 तक जो पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा हुआ वो तकरीबन 223% का इजाफा हुआ। और फीकस आमदनी में इजाफा सिर्फ 21% हुआ। ये रेशो बनती है, ये रेशो को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये 77 से 88 तक 439% इजाफा हुआ, और 463% इजाफा हुआ 1988 से लेकर 1999 तक। अब जरा यहाँ तक पहले डिस्कस करते हैं 71 से 77 तक, जब पाकिस्तान की मेकिंग का या रीबिल्डिंग का एक पीरियड था, जब कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान का बना। उससे पहले पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, तो हम ऐसे ही हम चलाए जा रहे थे। तो बहरहाल ये वो पीरियड है जिसमें अगर कर्जा बहुत ज्यादा इंक्रीज करता तो कुछ जस्टिफाइड लगता, क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे पाकिस्तान की हर चीज को, रीबिल्ड कर रहे थे। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया था, जो आज बांग्लादेश है। तो 77 से 88 तक का एक पीरियड है जिसको हम मिलिट्री गवर्नमेंट कहते हैं। 439% का इजाफा हुआ है। ये वो दौर है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो पर कैपिटा GDP है उसमें भी इजाफा हुआ है, 85% का इजाफा हुआ है। तो जाहिर है ये वो दौर था जब पाकिस्तान के लिए जो मिडल ईस्ट, अरब कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज जो थे बहुत जेनरस थे, क्योंकि हम उनकी बिहाफ पे अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हम जंग भी लड़ रहे थे। तो ये वो दौर था। इसके अलावा अब जरा आगे बढ़ते हैं। जी, ये हम बात कर रहे थे 80s। तो 80s वो दौर है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों को बाहर जाने का मौका मिला। बाहर के लोग इधर आ रहे थे, अरब बहुत ज्यादा इधर थे, पैसे बहुत आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर। तो उस लिहाज से ये जो इजाफा है, ये जो 85.45% का इजाफा जो पाकिस्तान की फीकस GDP में हुआ, उसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। फिर 88 से 99 तक का एक पीरियड है जिसमें मुसलसल गवर्नमेंट जो थी वो तब्दील होती जा रही थी, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। इस दौर में 463% पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ है। और इसी पीरियड में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में कोई 18.48% में इजाफा हुआ है। फिर 99 से 2008 तक का एक लंबा पीरियड है जिसमें 108% इजाफा हुआ है। याद रखिए, ये वो दौर है जिसमें पाकिस्तान जो है 9/11 में जो अफगानिस्तान में जंग हो रही थी उसमें फ्रंट लाइन स्टेट था। और पाकिस्तान को के कर्जे रीशेड्यूल हो गए थे, बैरूनी कर्जे, और पाकिस्तान उस लिहाज से कर्जों के बोझ तले नहीं था जितना बाकी दौर में था। इसी तरह तो इसलिए इसमें जो 71%
फी का आमदनी में इजाफा हुआ। और फिर आ जाए 88 से 2008 तक का ये दौर है, एक और दौर है, एक इसको कंबाइन हमने कर दिया क्योंकि ये वो दौर है जिसमें अगेन कभी एक गवर्नमेंट, कभी दूसरी गवर्नमेंट और फिर एक और गवर्नमेंट आ गई, और जिसने ये वो दौर है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ के रख दी। ये 88 से लेकर 2008 तक का 1072% इसमें कर्जों में इजाफा हुआ है, जबकि इसी दौर में जो फी का आमदनी है उसमें सिर्फ 214% का इजाफा हो सका है। 2008 से 13 एक गवर्नमेंट आती है, 5 साल पूरे करती है, उसमें अगरचे वजीर आजम चेंज होते हैं, एक वजीर आजम की गवर्नमेंट नहीं रहती, लेकिन एक पार्टी की गवर्नमेंट रहती है। उसमें हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये 133% का इजाफा हुआ फी का आमदनी में, 16.33% इजाफा हुआ है। 13 से 18 तक फिर एक और गवर्नमेंट है जिसने 74% इजाफा किया है पाकिस्तान के पब्लिक डेट में, जबकि इसी दौर में कोई 22.27% इसमें इजाफा हुआ है। बाकी एनालिसिस आप इस फिगर्स को, ये स्क्रीन को आप स्टॉप करके रिव्यू करके आप समझ सकते हैं कि ये किसका दौर था, अ, और किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की फी का आमदनी में और इसके मुकाबले में कर्जों में कितना इजाफा हुआ है। 2018 में फिर एक और गवर्नमेंट आती है जो 2022 में तब्दील होती है, 97% इसमें कर्जों में इजाफा हुआ और फी का आमदनी में कमी हो गई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला दौर है 71 से लेकर अब तक का, कि जिसमें पहली दफा पाकिस्तान की फी का आमदनी में इजाफे की बजाय कमी हुई। और फिर एक और दौर आता है जो इससे भी फी का आमदनी में बहुत बुरी तरह, जिसमें इजाफे की बजाय कमी हुई है 11.2% की, और इसमें 20% कर्जों में इजाफा हुआ है। अब जरा रेशो में हम देख लें कि अगर कर्जे बढ़ रहे हैं तो उसके मुकाबले में पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़े। तो अगर इसको हम एक यूनिट कहें, एक यूनिट $1 हो सकता है, 1%, 1% हो सकता है, या कुछ भी आप कहें, कि अगर $1 जो है वो इजाफा हुआ है लोगों की आमदनी फी का आमदनी में, तो 10 यूनिट जो है वो कर्जों में इजाफा हुआ है। तो इस लिहाज से इसको कंपेयर किया जाए तो सबसे बुरा जो रेशो है, इसमें प्रोपोर्शन है, वो 18 से 22 तक का है, 110%। 110:1, यानी अगर कर्जों में 110 का इजाफा हुआ है तो फी का आमदनी में इजाफा सिर्फ 1 हुआ है। और अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उनके पिछले साल के दौरान ये रेशो जो है 40 और 1 की है। ये जो दो पीरियड हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही कर्जे हैं। जब किसी फर्म पे, किसी बिजनेस पे, किसी हाउस होल्ड पे, किसी शख्स पे कर्जे मुसलसल बढ़ रहे हों और उसकी आमदनी के जराए ना फैल रहे हों, उसकी आमदनी ना हो और उसको ना ही कोई पैदावार ऐसी करने का तरीका आता हो जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे बाहर कमा सके, तो फिर यही होता है जो पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसको हम आगे भी इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, इसके मजीद पहलू डिस्कस करेंगे। तो आज की इस डिस्कशन में जो हमने किया वो ये कि कर्जे अगर बढ़े हैं तो क्या पाकिस्तान की फी का आमदनी, जिसको हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर कह रहे हैं, कोई इजाफा हुआ है या नहीं। तो ये उसका एक प्रोपोर्शन है, हम समरी टाइप, एक आम आदमी के लिए समझना आसान है कि अगर 10 का इजाफा हुआ है कर्जों में, तो फी का आमदनी में सिर्फ 1 का इजाफा हुआ है। और इसी तरह अगर 110 का इजाफा हुआ है कर्जों में 18-22 के दरमियान, तो सिर्फ 1 का इजाफा हुआ है पर कैपिटा इनकम में। और 22-23 में 40 का अगर इजाफा हुआ है कर्जों में, तो सिर्फ 1 यूनिट का इजाफा हुआ है फी का आमदनी में। तो ऐसे में इसके इसके बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेयरिंग विथ मी। अल्लाह हाफिज।